नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसी जर्नी में हम आ गए हैं हमारे पहले प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ, जिसका नाम है जर्नल। पिछली क्लासेस में हमने जर्नल के बारे में बहुत सारे बेसिक्स कंसेप्ट जाने थे। आज हम उसी का प्रैक्टिकल अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में उसका प्रैक्टिकल अप्रोच करने जाएंगे, जब आप उसको एक्चुअल में रिकॉर्ड करने जाएंगे, उसके पहले कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने रहेंगे और उसके बाद ही आप उसको एंट्री आगे करोगे। तो चलिए फटाफट पहले हम उसको सल्टा लेते हैं और फिर हम हमारा प्योर प्रैक्टिकल जो पार्ट है उस पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका इम्पॉर्टेंट बात आता है सोर्स डॉक्यूमेंट। जब कभी भी आप जर्नलाइजिंग करने जाओगे, यानी कि कोई भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब होती है और अगर आप उसको रिकॉर्ड करने जाओगे, तो सबसे पहले उसका सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सोर्स डॉक्यूमेंट आप कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक टीवी खरीदी आपके ऑफिस के लिए, तो टीवी आपने जब खरीदी, आपके पास टीवी आई, बदले में कैश भी गया, लेकिन वो जो टीवी आई उसका प्रूफ कहाँ पर है? मतलब ऑन पेपर आपका उसका जो सपोर्टिंग टैक्स इनवॉइस होगा वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वही आपको बताएगा कि ये टीवी कब आई थी, कहाँ से आई थी, कितने रुपए पे आई थी, इस पर जीएसटी कितना लगा था, एंड टोटल आपको कुछ डिस्काउंट कुछ मिला था क्या, और आपने फाइनल पेमेंट कितना किया, इस तरीके से। तो इसीलिए हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब कभी आप अकाउंटिंग करने जाओगे, जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, हर एक रिकॉर्डिंग मस्ट बी बैकअप बाय सम सपोर्टिंग एविडेंस। विदाउट सपोर्टिंग एविडेंस आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप बिना किसी सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो फिर वो आपका रिलायबल नहीं होता। खुद सोच कर देखिए, अगर जब आपके बैंक से आपको पैसे निकालने हैं और आपके बजाय कोई भी इंसान अगर आपका चले जाए, आपके बिहाफ में कोई भी इंसान चले जाए और वो अगर पैसे निकाल कर ले आए, तो क्या होगा? वो बैंक आपके लिए रिलायबल नहीं होगा। पैसे कब निकलने चाहिए? जब एक चेक होगा और चेक के ऊपर आपका सिग्नेचर होगा। ठीक उसी तरीके से अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा रिलायबल हम तभी बना सकते हैं जब उसमें हमने जो भी रिकॉर्ड किया है वो एकदम ओरिजिनल हो और प्योर हो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे आप कि सोर्स डॉक्यूमेंट होना बहुत ही कंपलसरी है। ऑलवेज बिगिन विद अ वैलिड एंड वेरीफाइबल सोर्स डॉक्यूमेंट। जी हाँ, जब कभी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपके पास जो सोर्स आया वो वैलिड होना चाहिए और वेरीफाइबल होना चाहिए। खुद सोच कर देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई बाहर वाला पार्टी एक बिल अपना सबमिट करता है क्लेम के लिए कि भैया हमने आपको ये सामान डिलीवरी किया है, आप उसका हमको पेमेंट दीजिए, तो वो जो इनवॉइस होती है वो जाएगी आपके जीएसटी डिपार्टमेंट में। जीएसटी डिपार्टमेंट उसका जीएसटी नंबर क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये पार्टी सही है, जीएसटी नंबर सही है, पार्टी रिटर्न ठीक से फाइल कर रहा है, और उसके बाद उसके ऊपर एक स्टाम्प लगा देंगे कि हाँ भैया जीएसटी सेल ने इसको वेरीफाई कर लिया है, यानी कि ये जो इनवॉइस आप देख रहे हो ये सही है। फिर वो वहाँ से जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट में और वहाँ से अप्रूवल लेकर आप उसको पेमेंट कर दोगे। सो कैसे हुआ? आपने वैलिड डॉक्यूमेंट देखा और वेरीफाइबल उसको किया। नाउ जैसे कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? इनवॉइस हो सकती है, रिसिप्ट हो सकती है, परचेज ऑर्डर और एनी अदर प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसको सपोर्टिंग करने के लिए कुछ भी सपोर्टिंग एविडेंस होना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप क्या ध्यान रखोगे जब आप जर्नल करने जाओगे? डेट। जी हाँ, डेट बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि आपको सारी की सारी जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करनी है। तो डेट का ऊपर हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप करेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का एंट्री कर दो, या फिर करंट ईयर में फ्यूचर डेट की एंट्री कोई कर दो, वैसे नहीं होना चाहिए। तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली। जी हाँ, आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ वो किस डेट पे हुआ था वो डेट आपको एकदम ध्यान से रिकॉर्ड करना है। द डेट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप डेट को जो अगर सही से रिकॉर्ड करोगे तो आपका अकाउंटिंग भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक्यूरेट तरीके से रिकॉर्ड होगा, और उसी के आधार पे आपका जो रिपोर्टिंग होगा वो सही होगा। यानी कि हमने क्या पढ़ा था? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? जो खर्चा जिस साल का है उसी साल उसको आप दिखाओ।
तो जो इनवॉइस जिस साल में आपको मिली उसको उसी साल में रिकॉर्ड करो। अगर आपने उसकी इनवॉइस डेट को अगर इग्नोर कर दिया और आपने उसको अगले साल में रिकॉर्ड कर दिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो अकाउंटिंग हो वो पूरा एक्यूरेट ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखोगे जर्नल रिकॉर्ड करने से पहले, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे होगा आपको मैं भी जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब अभी आपको भी डिस्कस करवाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। ट्रांजैक्शन एनालिसिस मतलब क्या होगा, आपके सामने कोई भी एक ट्रांजैक्शन आया, आप उसको एनालाइज करोगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कितना कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है, आप उसको एनालिसिस करोगे। फिर ये आइडेंटिफाई करोगे कि इस पर्टिकुलर जो भी एक ट्रांजैक्शन हुई इसके अंदर जो भी अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है कि क्या है। आपको अच्छे से एनालिसिस करना है और उसके बाद ही आप आगे रिकॉर्डिंग करोगे। सी, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स वेरियस अकाउंट, डिटरमाइन विच अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन एंड वेदर दे शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। जी हाँ, आपके सामने जो भी नेक्स्ट आपका आता है डबल एंट्री प्रिंसिपल, कि जब आप जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करने जाओगे तो डबल एंट्री प्रिंसिपल को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन में अगर कुछ आ रहा होगा आपके पास तो कुछ जा भी रहा होगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप जब इसको रिकॉर्ड करोगे तो एक आउटपुट निकल कर आएगा। वो आउटपुट क्या कहेगा, एवरी डेबिट इज इक्वल्स टू उतना ही अमाउंट का क्रेडिट। अगर आप एक पर्टिकुलर एंट्री को रिकॉर्ड करोगे, जितना अमाउंट आपने डेबिट किया उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट भी होगा। और एक हमने इक्वेशन भी बताया था, क्या, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो ये भी आपका क्या हो रहा है, डबल एस्पेक्ट हो रहा है, कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा होगा। ये चीज आप उसमें चेक करोगे और उसके बाद फिर जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करोगे। तो ये सब चीज कैसे करेंगे अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं। फिर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट नेम। जी हाँ, जब कभी भी आप जर्नल में एंट्री पास करने जाओगे आप चेक करोगे कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं और वही सही अकाउंट को आपको पहचानना है और उस अमाउंट को फिर आपको या तो डेबिट करना होगा या आपको क्रेडिट करना होगा। उसके बाद आपका आता है अमाउंट। जी हाँ, अमाउंट जो है आपको एग्जैक्ट अमाउंट जो उसमें इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में आपको उसको रिकॉर्ड करना है। आप मन इच्छा उसको गलत सलत रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, क्या, कि आप एक बार लेट सपोज आपने राउंडिंग ऑफ एक अकाउंट बनाया, राउंडिंग ऑफ, आपको पता है बहुत बार हम कुछ बिल बनाते हैं तो कुछ फिगर उसका डेसिमल में आता है तो हम क्या करते हैं उसको बैलेंस पैसा जो 10-20 पैसे का कुछ फर्क होता है उसको हम राउंडिंग ऑफ में डाल देते हैं। तो राउंडिंग ऑफ जो है इसका नेचर या तो आप इसको इनडायरेक्ट इनकम मान सकते हो या फिर आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान सकते हो आपके लिए, ठीक है। तो एक बार आपने जो नेचर मान लिया, लेट्स सपोज आपने इसको इनडायरेक्ट इनकम माना, तो उस साल भर में जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा हर जगह राउंडिंग ऑफ को आपको इनडायरेक्ट इनकम ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर इनकम दिखा दे कहीं पर एक्सपेंस दिखा दें। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली क्या होता है, आपके बिजनेस में जितने भी लोगों से आप डील करोगे उतने अलग अलग आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और हर वो अकाउंट्स का नेचर एक बार जो आपने फिक्स कर दिया वो कंसिस्टेंटली चलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया मिस्टर राम अकाउंट, और मिस्टर राम मान लीजिए मेरे लिए सन्ड्री डेटर है। तो एक बार स्टार्टिंग में जब मैंने मिस्टर राम को सन्ड्री डेटर बता दिया तब साल भर मिस्टर राम एज अ सन्ड्री डेटर ही मेरे बुक्स में रहेगा, उसको मैं बार बार बदलूंगा नहीं। जो आप कह रहे हैं, लेट सपोज मेरा एक वेंडर है जिसका नाम है मैसर्स ट्रू लिमिटेड, एक कंपनी है मैसर्स ट्रू लिमिटेड जहां से आप सर्विस बाय करते हो, जहां से आप सर्विस बाय करते हो, यानी कि मैसर्स ट्रू लिमिटेड आपके लिए क्या बन गया, सन्ड्री
क्रेडिटर्स, क्योंकि जो सर्विस आपने उससे लिया उसके बदले में आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैसेज ट्रू लिमिटेड है ये आपसे भी सर्विस लेती है या आपसे कुछ गुड्स खरीद लेती है, तो उस केस में यही सेम पार्टी आपका डेटर भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन जब आप अकाउंटिंग करोगे तब आपको क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम जब अकाउंटिंग कर रहे हो आपको अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया नेम, ये चीज जब मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर बताऊंगा उस समय आपको ये करके बताऊंगा कि आप उसको करना कैसे है। तो देखिए नेम हमने बताया क्या, मैसर्स ट्रू लिमिटेड, और इसका नेचर हमने क्या बताया, हमारा मैक्सिमम इसके साथ क्या बिजनेस होता है, हम इससे मैक्सिमम परचेस करते हैं कि इसको मैक्सिमम हम सेल करते हैं, आप उसका रेलिवेंस देखिएगा। तो लेट सपोज मैसर्स ट्रू लिमिटेड से हम बहुत ज़्यादा परचेस करते हैं, तो हमने इसको बता दिया ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है, ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है। इट में भी पॉसिबल कि कुछ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जहां पर ट्रू लिमिटेड आपका डेटर बन जाएगा, इट में भी पॉसिबल वो होगा, लेकिन आपको एक बार जो मान लिया आपने स्टार्टिंग, आपको उसको फिक्स रखना पड़ेगा। बाकी जब जर्नल एंट्री होगी ये चीज अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। या आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि वही एक ऐसा पार्टी होगा जहां से आप माल ले भी रहे हो, जिसको माल दे भी रहे हो, और बैलेंस पैसा आपका सही से बन भी रहा है, ये हम आगे देखेंगे। या फिर अगर आपको इसमें इतना सुविधा नहीं लग रहा, आपको लग रहा कि नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो फिर आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मैसर्स ट्रू लिमिटेड, ये कंपनी आपने बनाई और ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको डेटर। फिर एक और कंपनी बनाइए मैसर्स ट्रू लिमिटेड, इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, और दोनों को रेस्पेक्टिव इसको डेटर में डाल दीजिए, इसको क्रेडिटर में डाल दीजिए, और दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दिक्कत ये होगी एक्चुअली पार्टी तो एक ही है। अब जब पार्टी का जब आप सेटलमेंट करोगे पैसे का लेन देन का, तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। क्यों, लेट सपोज आप खाली इस डेटर वालों के पार्ट को देख रहे हो, मतलब जितना पैसा मिलना चाहिए था खाली उसको देख रहे हो, और आप उस पार्टी के पास जाओगे भैया पैसा दे, तो पार्टी आपको गाली देगा, पैसा तो नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट वाला बैलेंस बहुत सारा पड़ा होगा। पार्टी बोलेगी भैया पहले मैंने आपको जो सामान बेचा था उसका पहले पैसे दो, बाद में हिसाब करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट बनाएंगे, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में जो हमने उसको एक नेचर दे दिया, इधर सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर, उसको हम कंसिस्टेंटली मेंटेन करेंगे। उसके बाद आपको देखना है एक्रोल या कैश बेसिस। जब आप जर्नलाइजिंग कर रहे हो तो आप ये चीज चेक कर लो कि आपका बिजनेस में कौन सा मेथड फॉलो होता है, कैश बेसिस फॉलो होता है या एक्रोल बेसिस, उसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। बस और एक दो पॉइंट है, इसके बाद हम आएंगे हमारे रूल्स के ऊपर। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जी हाँ, जब आप अकाउंटिंग करोगे, मतलब जब आप जर्नल एंट्री पास करने जाओगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ भी कंप्लायंस करना है। आपको ये देखना है कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कह रहा है आपको कुछ नियम, या फिर अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इंड एएस। तो इंड एएस का आपने सही तरीके से कंप्लायंस किया कि नहीं किया, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर इंड एएस आपको कहता है कि इस पर्टिकुलर चीज को आपको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करना है, तब आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करोगे, आपको उसको रेवेन्यू मानना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे तो आपका जर्नल में जब रिकॉर्ड करोगे वो चीज आपका सही होगा। फिर बात करते हैं ऑथराइजेशन की। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ऑथराइजेशन हायरार्की होती है। मतलब जब तक कोई एक सुपीरियर अथॉरिटी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ऑथराइज नहीं कर देता, तब तक वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है और आप उसको रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। वरना क्या हो जाएगा, वरना ये होगा कि आपके बिजनेस में कोई भी कुछ भी मन इच्छा एंट्री कर देगा। अब आप सोच कर देखिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके बिजनेस का ऑडिट हुआ होगा और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आया होगा वो आपको लिख के दिया होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि मेकर और चेकर का कंसेप्ट नहीं है,
मतलब कोई भी आदमी कुछ भी मन इच्छा एंट्री मार दे रहा है बिना किसी अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए। तो अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स आपके द्वारा बनाया गया जो अकाउंट्स वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। पार्ट कि जब तक आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं होता किसी अथॉरिटी के द्वारा, आप उसको रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि जब आपका ऑडिट होगा तब चार्टर्ड अकाउंटेंट का पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर आपने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, ये इसका ऑथराइजेशन दिखाइए, आपने किसके कहने पे इसको रिकॉर्ड किया। क्योंकि अगर वो चीज़ ऑथराइज नहीं होगा तो वो उतना वैलिड भी नहीं होगा। अनऑथराइज्ड और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। जी हाँ, हर वो ट्रांजैक्शन जो अनऑथराइज्ड है या फिर जो फ्रॉडुलेंट है उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि गलत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो गलत आपका अकाउंट्स प्रिपेयर होगा। गलत अकाउंट्स अगर आपका प्रिपेयर हुआ तो आपके जो बाहर वाले जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उन तक गलत मैसेज जाएगा और उस गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पे वे लोग अपना जिंदगी का बचा खुचा सेविंग्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो सरकार भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है रिकॉर्डिंग कन्वेंशंस। जी हाँ, रिकॉर्डिंग कन्वेंशंस, आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो जो डेबिट एंड क्रेडिट को आप रिकॉर्ड करोगे वो स्पेसिफिक अकाउंट में होना चाहिए, और वो एसेट है कि लायबिलिटी है, इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड एक बार कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर आपकी एसेट बन गई तो हर बार आप उसको एज ए एसेट ही मानोगे, उसको अब नेक्स्ट टाइम एक्सपेंस नहीं मानोगे। फिर एरर करेक्शन। जी हाँ, जब आप कभी रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो आपको एक बिल दिखा, उस बिल में लेट सपोज यहां पर लिखा हुआ है ₹11,011, लेकिन वर्ड्स में लिखा हुआ है ₹11,101। आई होप आप मेरी बात समझ पा रही हो। इन वर्ड्स यहां पर फिगर में लिखा है 11,011, लेकिन जो वर्ड्स में लिखते हैं ₹11,101 ऐसे कुछ लिखा है। तो यहां पर क्या हो गया, ये दोनों फिगर सेम होना चाहिए था लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तब आपकी जिम्मेदारी क्या होती है कि ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है यही गलत है, पहले इसको सुधारो, जब ये सही हो जाएगा उसके बेसिस पे आप अपनी अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड कीजिएगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, आपने जो भी जर्नल एंट्री करी, हर एक जर्नल एंट्री का आपको क्या करना पड़ेगा, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जी हाँ, नियम तो ये कहता है कि आपने जब एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी तब उसका आप एक प्रिंट आउट निकाल लो, और वो किस आधार पे आपने वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी उसका सोर्स डॉक्यूमेंट उसके साथ आप अटैच कर दो, स्टेपल करो और फाइल कर दो। ये नियम कहता है अगर आपको जर्नल एंट्री सही करनी है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि कल चल के जब आपका ऑडिट होगा तो सीए आपसे डिमांड करेगा कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन का जर्नल का डॉक्यूमेंट आप मेरे को दिखाइए अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तब आप बड़े प्यार से फाइल से वो पेपर निकालोगे और सीए के सामने रख दोगे, लो सीए बाबू उसको चेक कर लो। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, पीरियडिक रिकंसिलिएशन। जी हाँ, रेगुलरली रिकंसाइल अकाउंट्स टू एंश्योर दैट द बैलेंसेस इन द लेजर मैच द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली आपका बेसिकली पार्ट आ जाता है आपका पोस्टिंग से रिलेटेड। मैंने कल आपको बताया था कि पहले आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हो, फिर वहां से आप क्या करते हो, लेजर में पोस्टिंग करते हो। तो रेगुलरली आप उसको चेक कर लो कि आपका दोनों साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो दोनों बराबर हो रहा है मतलब आप अपना अकाउंटिंग सही कर रहे हो, लेकिन अगर वो गलत हो रहा है तो साल के आखिर में जब अगर चेक करने जाओगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाने के कारण आप अच्छे तरीके से चेक नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जर्नल एंट्री करने से पहले का। तो अब हम आ गए हैं कंप्लीटली आपके प्रैक्टिकल अप्रोच में। ये कुछ नियम हैं जिन नियम को हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं नियम के आधार पे हमको हमारी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना होगा। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, याद रखिएगा 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये इसको बोलते हैं। ये कौन सा मेथड है आपका, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको क्या कहता है कि आपके बिजनेस में जो भी लेन देन होता होगा
उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपका होता है पर्सनल अकाउंट, एक आपका रियल अकाउंट, तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट, ऐसा उसका मानना है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मल आदमी कोई, जैसे सुमित, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे श्याम, जैसे मोहन, जैसे टाटा कंपनी, जैसे जीएम कॉलेज, तो ये सब क्या है, किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला, तो वो आपका होता है पर्सनल अकाउंट, वो इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपका आ जाता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे डील करता है, ये डील करता है आपके एसेट्स के साथ। मतलब अगर आपके बिजनेस में कोई भी एसेट है तो वो आपका रियल अकाउंट कहलाएगा। एंड तीसरा आपका आता है नॉमिनल अकाउंट, मतलब एक्सपेंसेस है अगर आपके बिजनेस में, या आपके बिजनेस में इनकम है, तो वो आपकी नॉमिनल अकाउंट में जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने परचेस किया तो आपका एक्सपेंस हुआ, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, मतलब परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। आपने सेल्स किया, सेल्स करके आपको इनकम हुई, तो ये सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। आपने सैलरी का खर्चा दिया, नॉमिनल अकाउंट है। आपको रेंट का पैसा मिला, नॉमिनल अकाउंट है। आपने मिस्टर राजू को पेमेंट किया, पर्सनल अकाउंट है। आपके पास कैश आया, कैश आपके लिए एसेट है, तो रियल अकाउंट है। आपने पेमेंट किया, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो है आपका ट्रेडिशनल रूल, ये क्या कहता है कि अगर आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जब आपने उस ट्रांजैक्शन को एनालिसिस किया, आपको ये पता चला कि उसके अंदर पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपको देखना है कि जो इंसान पैसे रिसीव कर रहा होगा या फिर जो रिसीवर होगा, हम उस आदमी को डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को पेमेंट किया, मिस्टर राजू को आपने पेमेंट किया, तो मिस्टर राजू कौन है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। रिसीव किसने किया, राजू ने, तो आप क्या करोगे, आप करोगे आपके एंट्री में राजू अकाउंट डेबिटेड, राजू अकाउंट डेबिटेड, आप ऐसे करोगे। समझ में आया आपको? दूसरा देखिए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने क्या बोला, इसमें आपके सारे के सारे एसेट आते हैं, सारी संपत्ति। कोई भी एसेट अगर मेरे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ मेरे पास आ रहा होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, या कुछ मेरे पास से अगर जा रहा होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। मतलब क्या, मान लीजिए मुझे मिस्टर मोहन से पैसे मिले, तो मेरे पास कैश आ रहा है, कैश मेरे लिए एसेट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करना। तो मेरे पास क्या आया, कैश आया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, मेरे पास कैश आया। किसने दिया, मोहन ने दिया। मोहन कौन, पर्सनल अकाउंट। रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, मिस्टर मोहन, उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, तो हमने मोहन को यहां पर क्रेडिट कर दिया। और इस तरीके से हमारी एक जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक उसी तरीके से लास्ट में आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। मतलब ये क्या कहता है, जितने भी आपके खर्चे हैं डेबिट करेंगे उसको, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको जितना भी खर्चा हुआ या जितना भी आपका लॉस होता है, आप उस चीज को डेबिट करोगे, और क्रेडिट करोगे हर उस चीज को जो आपके लिए इनकम है और आपके लिए गेन है। मतलब ये लेट सपोज हमने परचेज किया 100 रुपए का कैश में। अब इस ट्रांजेक्शन को एनालिसिस कीजिए, हमने परचेज किया, क्या किया, परचेज किया 100 रुपए में किया। अब इसको एनालिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, परचेज किया तो सामान आया, और परचेज क्योंकि मेरे लिए एक खर्चा है, और बदले में मेरे पास से कैश चले गया। कैश क्या है आपके लिए, एक एसेट है, मतलब रियल अकाउंट है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, एक आपको दिखा परचेज जो कि आपके लिए खर्चा है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। कितने रुपए का परचेज किया आपने, 100 रुपए का किया, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड
100 रुपए। क्यों आपने डेबिट किया इसको? क्योंकि रूल कहता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब मैंने परचेस किया तो मेरा एक्सपेंस हुआ, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। बदले में क्या गया मेरे पास से? कैश चले गया। कैश क्या था? एसेट था, रियल अकाउंट था। उसका रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपसे जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो जब मैंने परचेस किया तो मेरे यहाँ से कैश चले गया, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 100 रुपए। अब पहले ये बताइए, क्या आपको इतना कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके हिसाब से 3 अकाउंट होते हैं एक बिजनेस में: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को आपको एनालाइज करना है और उसमें से पता करना है कि इस एंट्री में रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद जो उसका रूल है वो रूल लगा दो, एंट्री आपकी अपने आप बन जाएगी। अब देखिए, अब आपको बताता हूं बड़े मजे की बात। ये हम कौन सा मेथड पढ़ रहे थे? ट्रेडिशनल। तो भैया ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या होता है? बहुत बार थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ उसमें लूप होल्स होती हैं और वो उतना ज़्यादा अच्छे से आपका काम नहीं आ पाता। तो जब बहुत सारे और रिसर्चर्स आए अकाउंटिंग में, उन्होंने जब रिसर्च किया तो दे फाउंड दैट ट्रेडिशनल अप्रोच कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो क्यों ना हम इसके ऊपर और रिसर्च करें, जो भी बिजनेस हो रहा है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उसके ऊपर हम और रिसर्च करें और कुछ नया नियम बनाएं। तो आपको बता दूं मैं, ये मेथड आज भी काम करता है और सही आंसर भी निकलता है। लेकिन ड्यू टू द चेंज इन टाइम हम हमारी इस क्लास में इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन पैदा होगा। हम क्या करेंगे? जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच आपको बहुत इजी तरीके से समझ में भी आएगा, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत आसानी से हम उसको एंट्री भी पास कर पाएंगे। हाँ जी, तो हम देखेंगे जो आज के टाइम में काम आ रहा है और जो आपको भी बहुत हेल्प करेगा, वो है आपका मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, बस इसको ध्यान में दे लीजिए, उसके बाद आपका सारा का सारा काम अपने आप हो जाएगा, अपने आप। ट्रस्ट मी, जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको लगेगा धरती पे इससे इजी कुछ है ही नहीं, इतना इजी है ये। देखिए, मॉडर्न कंसेप्ट का ये मानना है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेडिशनल में 3 टाइप के अकाउंट होते थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन जब हमने किसी भी एक बिजनेस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, हमने क्या पाया कि भैया आप 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या बनाते हो? आप बनाते हो, एक तो आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आप बनाते हो आपके लिए बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है? प्रॉफिट लॉस में कहाँ कहाँ से आपको पैसे मिले आप वो उसमें बताते हो। प्रॉफिट लॉस में कहाँ कहाँ पर आपका एक्सपेंस हुआ आप वो बताते हो, और डिफरेंस जो निकलेगा वो आपका प्रॉफिट निकलेगा। बैलेंस शीट में आप क्या बताते हो? बैलेंस शीट में आप बताते हो कि आपके पास एसेट है, आपके पास लायबिलिटी है और आपके पास कैपिटल है। यानी कि टोटल अगर देखा जाए, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें ये 5 ही अकाउंट होंगे, उसमें ये 5 ही अकाउंट होंगे। क्या क्या? इनकम, एक्सपेंस, उसके अलावा बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। और जो भी आप डेबिट क्रेडिट का नियम करोगे, आप नोटिस कीजिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो उसमें कुछ एक चीज अगर आ रहा होता है तो कुछ एक चीज जा रहा होता है, ठीक है।
सोच कर देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरे साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होइए तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आपने सैलरी का पेमेंट किया 5,000 रुपये। अब इस ट्रांजेक्शन को एनालाइज कीजिए, इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक सैलरी, दूसरा आपका कैश। आपने कैश में पेमेंट किया ना, तो सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा है। तो जब आपने सैलरी का पेमेंट किया, कल तक सैलरी कुछ नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने उसका पेमेंट किया, सैलरी नाम का खर्चा आपका इंक्रीज हो गया। और जैसे आपने पेमेंट किया सैलरी का कैश में, तो जो कैश था वो आपका डिक्रीज हो गया। यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन में आप अगर देखोगे, आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो कुछ इंक्रीज होगा तो कुछ डिक्रीज होगा। इस बात को माइंड में अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो आपका ट्रेडिशनल रूल था उसी रूल के हिसाब से इन्होंने अकाउंटिंग करी, और फिर ये ऑब्जर्व किया कि ये जो हमने 5 आपको बताया, क्या अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ये 5 का ही इंक्रीज और डिक्रीज खाली हर एक ट्रांजेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। और जब वो ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रही होती है तो कभी डेबिट होगी, कभी क्रेडिट होगी। उन्होंने उस चीज को कंक्लूजन निकाला और आपके सामने पेश कर दिया, ये मास्टर टेबल, ये मास्टर टेबल। तो देखिए, इस मास्टर टेबल को एक बार मैं नॉर्मल रीड आउट करूंगा, फिर इस टेबल को याद करने का आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, और आपको बस एक बार पहले समझ लेना है और उस ट्रिक को याद रखना है। बाद में मेरा आपके साथ ये प्रॉमिस है कि आप ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे कि भैया किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें। इतना इजी तरीके से आपको मैं बताऊंगा अभी। अब देखिए, सारे के सारे इधर ध्यान दीजिए। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि भैया आपके बिजनेस में कैपिटल होता है, एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, एक्सपेंस होता है और इनकम होता है। अब अगर कैपिटल अगर आपका इंक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करो, और वही कैपिटल अगर आपका डिक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करो। इस टेबल को बस खाली आपको याद रखना है, और ये टेबल याद करने का तरीका भी आपको मैं भी बताने वाला हूं। तब ऑटोमेटिक ये टेबल आप बना लोगे खुद से, और फिर जो भी आपके सामने ट्रांजेक्शन होगी उसको एनालाइज करोगे, टेबल का रूल देखोगे और एंट्री पास करना शुरू कर दोगे। अगर आपके पास एसेट है तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करोगे, अगर एसेट आपका डिक्रीज होता है आप उसको क्रेडिट करोगे। मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आज मैंने अपने बिजनेस के लिए एक कार खरीदी, कार मैं बिजनेस में यूज करने वाला हूं, कार मेरे बिजनेस के लिए एक एसेट है। तो कल तक कार नहीं थी, आज कार आई है, तो कार का जो वैल्यू था वो मेरे बुक्स में इंक्रीज होगा। यानी कि कार एसेट, एसेट इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे उसको, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे हम उसको, डेबिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे मालूम आपको, हम एंट्री करेंगे कार अकाउंट डेबिट। हम कुछ इस तरीके से एंट्री करेंगे क्योंकि रूल ये कह रहा है। समझ में आया आपको। अगर लेट सपोज मैंने एक कार बेच दी, तो कल तक मेरे पास कार थी, आज कार मैंने बेच दी तो कार का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, व्हेन एसेट का वैल्यू डिक्रीजेस आप उसको क्रेडिट करोगे। समझ में आया आपको। फिर लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कीजिएगा, डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कीजिएगा। एक्सपेंस अगर आपका इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। और इनकम अगर आपकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होती है तो डेबिट करेंगे। अब देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, किसको डेबिट किसको क्रेडिट। तो अब देखिए, अब आपको बता रहा हूँ मैं धरती का सबसे आसान तरीका इस चीज़ को याद करने का। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे भी वीडियो है। अब ये देखिए, आपको बताता हूँ मैं। आप लोग अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो, आप लोग अकाउंटिंग कर रहे हो इसलिए कि जब साल खत्म हो जाएगा, साल खत्म होने के बाद आपके यहाँ पर सीए आएगा, और सीए के लिए आप लोग ये रेडी करके दे रहे हो ताकि वो आके उसका ऑडिट करे। यस और नो। तो आपने अकाउंट, आप जो अकाउंट सब बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो मालूम, आप लोग बना रहे हो सीए के लिए। सीए के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, सीए के लिए। तो देखिए, CALEI, सीए के लिए। याद रहेगा आपको सीक्वेंस। अब अकाउंट्स किसके लिए बनाएंगे, सीए के लिए। तो CALEI, तो सी फॉर कैपिटल,
ए फॉर एसेट, एल फॉर लायबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस, आई फॉर इनकम। ठीक है, ये आपने पहला टेबल लिख दिया सीए के लिए। अब दूसरा आपको बनाना है इंक्रीज, फिर बनाना है आपको डिक्रीज। ये भी आपको याद रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज ये याद रहेगा। अब देखिए, क्योंकि पहला अक्षर आपका क्या है, यहां पर कैपिटल है, सीए में सी है, तो सी से क्रेडिट। अगर ये एक अगर सी अगर क्रेडिट आ गया इंक्रीज होने में, तो दूसरे वाले में उसका ऑपोजिट होगा, यानी कि डेबिट। बस ये लाइन कंप्लीट। अब देखिए मजे की बात, यहां पर अगर सी आ गया पहले वाले में, तो दूसरे में डी आएगा उसका ऑपोजिट, फिर उसका ऑपोजिट सी, फिर उसका ऑपोजिट डी, फिर उसका ऑपोजिट सी। एंड जब एक चीज आपको मिल गया, दूसरे वाले में उसका ऑपोजिट डाल दो। यहां पर डी है डेबिट, तो यहां पर क्रेडिट, यहां पर क्रेडिट है तो यहां पर डेबिट, यहां पर डेबिट है तो यहां पर क्रेडिट, यहां क्रेडिट तो यहां पर डेबिट। तो ये शॉर्टकट तरीका है इस चीज को याद रखने का। अब आप लोग मेरे को बताइए, क्या अब आपको ये टेबल खुद से आप बना पाओगे? जब कभी अगर आपको बनाना पड़े तो क्या आप खुद से बना पाओगे? जी हाँ। कैसे? आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? सीए के लिए। सी फॉर कैपिटल, ए फॉर एसेट, लिए LEI लिए, एल फॉर लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। एंड क्योंकि पहले सी है कैपिटल, तो पहले आपको क्रेडिट लिख देना है, और ये एक वर्ड अगर आपने लिख दिया तो बाकी सारे आप खुद ब खुद लिख दोगे। कैसे? उसका ऑपोजिट करके, सीए के लिए। मैंने बैंक में एक एफडी किया, मतलब फिक्स डिपॉजिट किया। तो जब मैं फिक्स डिपॉजिट करूंगा तो मेरे बैंक से पैसे क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, यस और नो? और जब डिक्रीज हुए, बदले में फिक्स डिपॉजिट नाम का एक इन्वेस्टमेंट जो है, जो कल तक नहीं था, वो आज इंक्रीज हो जाएगा। कल तक मेरे पास फिक्स डिपॉजिट 0 रुपए का था, आज बढ़कर इतने रुपए का हो गया। फॉर एग्जांपल हमने 5 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन हुआ, क्या हुआ? हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया। अब हमने इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया और हमको क्या पता चला कि इसमें बैंक का एक एफडी है, और एफडी का नेचर कैसा है? इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट अगर है तो मतलब ये चीज आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि भविष्य में ये आपको फायदा देने वाली है, ये सुन लो। हमको मिल गया क्या? हमको मिल गया बैंक एफडी, हमको मिल गया बैंक एफडी, जिसका नेचर क्या है? जिसका नेचर है एसेट। अब ये जब आपके पास एसेट आपके पास इंक्रीज हुआ, तो आप इसको क्या करोगे? उस टेबल के अकॉर्डिंगली डेबिट करोगे, क्योंकि रूल क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच कहता है इंक्रीज इन एसेट, उसको डेबिट करो। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम डेबिट करेंगे। कितने रुपए से डेबिट? 5 लाख रुपए से, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का किया है। अब इस एंट्री का दूसरा पहलू देखिए, मेरा जो बैंक में बैलेंस था, वो बैंक का बैलेंस मेरा डिक्रीज हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब बैंक आपके लिए क्या है, जरा सोच कर देखिए। बैंक में जो पैसे पड़े हैं वही कम हुए ना, तो बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो आपके लिए एसेट हैं, क्योंकि आपको वो पैसे हमेशा बेनिफिट देने वाले हैं जब तक वो हैं, तो वो आपके लिए एक एसेट है। तो एसेट में यहाँ पर क्या हो रहा है? जो बैंक में पैसे पड़े हुए थे वो एसेट कम हो गए, क्योंकि मैंने एक एफडी खरीद ली। तो यहाँ पर आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। रूल क्या कहता है? व्हेन एसेट डिक्रीज, आप उसको करोगे क्रेडिट। तो मेरा कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ? बैंक। तो हमने क्या किया? टू बैंक अकाउंट, जो मेरा बैंक में बैलेंस था वो कम हो गया। टू बैंक अकाउंट कितना रुपया क्रेडिट करोगे? 5 लाख रुपए आप उसको क्रेडिट करोगे। बात समझ में आई आपको यह चीज? अब देखिए, अब क्या होगा? बैंक आपको उस एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देगा ना, इंटरेस्ट। लेट सपोज 10% का आपका एफडी है, तो मुझे बताइए 5 लाख रुपए का 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना हो गया? 0 0 कैंसिल कर दीजिए, बचा सिर्फ 50,000। यानी कि बैंक आपको साल का 50,000 रुपया इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब एफडी में आपको इंटरेस्ट कब मिलता है? जब आपकी एफडी मैच्योर्ड होती है, या फिर अगर आपने कोई ऑप्शन चूज किया है
जहाँ पर भैया हर साल का एफडी का इंटरेस्ट आप मेरे को कैश में दे देना, मतलब बैंक में दे देना। ठीक है, तो चलिए हम सिचुएशन 2 लेके सोचते हैं, जहाँ पर बैंक आपको क्या करेगा, बैंक आपको हर साल जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है आपको आपके बैंक में दे देगा। अब आप बताइए इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन एफडी वाली जो इनकम है वो मुझे मिलेगी, उसके मिलने से क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ये सुनो क्या हुआ पिक्चर में, मुझे मिला मेरा एक तो बैंक बैलेंस जो कि बढ़ेगा। बैंक क्या है आपके लिए, एसेट है, क्योंकि बैंक में जो भी पैसा है वो आपके लिए एसेट होगा। एसेट जब इनकम मिलेगी, बैंक नाम का ये एसेट इंक्रीज कर जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट। कितने रुपए से करोगे डेबिट, 50,000 रुपये से करोगे, क्योंकि बैंक आपको यहाँ पर 50,000 देने वाली है। दूसरा क्या होगा, आपके पास इनकम आई, आपके पास इनकम आई, उस इनकम का नाम क्या है, उस इनकम का नाम है इंटरेस्ट ऑन एफडी। यह आपके लिए इनकम है, और इनकम का रूल क्या कहता है, जब इनकम इंक्रीज होती है आप उसको क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर मेरी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए, वही 50,000 रुपये। ये आपको पता चल गया। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने उस पूरे ट्रांजेक्शन को एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करने के बाद जब आपको ये चीज़ पता चल गया, तो आप उसकी जर्नल एंट्री पता कैसे करोगे, आप करोगे जर्नल एंट्री उसका फॉर्मेट में। आपको याद है, पहले डेट कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, याद है आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो जब आपने बैक एंड में ये एनालिसिस कर ली, अब इसको देखते हुए एंट्री पास कर दो। बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे आप, देखिए आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए, 50,000 रुपये, फिर टू इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये बेसिकली आपका इनकम है, इसको क्या क्या आपने क्रेडिट कर दिया। और फिर नरेशन में लिख दोगे क्या, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीव्ड इन बैंक, और ऐसे इसको बंद कर दोगे। समझ में आया यहाँ तक। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से आपका डाउट स्टार्ट हुआ था। आपने बोला सर टेबल तो समझ में आया, लेकिन यहाँ पर आपने बोला इनकम जब डिक्रीज होएगी उसको आप डेबिट कर देना। इनकम कैसे डिक्रीज होएगी, तो देखिए कैसे सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन कैसे हो सकता है वो देखिए। लेट सपोज हमारे इस केस में बैंक हमको कितना इंटरेस्ट देती, 50,000 रुपये। तो बैंक में जो एम्प्लॉय बैठा है वो, जब ये लेट सपोज ये बैंक है SBI, और ये कौन है, ये आप हो, मतलब लेट सपोज आप हो मिस्टर राजू, ठीक है। तो बैंक जब इंटरेस्ट दे रही थी उसको देना कितना चाहिए था, 50,000। वो गलती से, बैंक ने गलती से क्या किया, गलती से आपको दे दिया 60,000 रुपये। तो जब गलती से बैंक ने 60,000 दे दिया, ये आप हो, आप अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड किए, आपने अपने बुक्स में बताया भैया मेरा बैंक में पैसा आया, तो बैंक नाम का एसेट इंक्रीज हुआ, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 रुपये। क्या मिला, इनकम मिली। कौन सी इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडी वाली इनकम मिली, कितने रुपए की, 60,000 रुपये की। यह आपने एंट्री कर दी, लेकिन बाद में बैंक को ध्यान आया, ओ शिट ये हमने क्या कर दिया, बैंक को ध्यान में आया ये हमने क्या कर दिया, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो अब बैंक इसको सुधारेगी। बैंक क्या बोलेगी, भैया देना चाहिए था कितना, 50,000 रुपये, और आपने दे कितना दिया, 60। तो बैंक अब इस चीज़ को रिवर्सल कर लेगी। तो जब बैंक रिवर्सल कर लेगी तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो 60,000 रुपये आए थे, बैंक उसमें से वापस ले जाएगी अपने 10,000 रुपये, क्योंकि उसने आपको एक्स्ट्रा दे दिया था। तो जब आपके बैंक से 10,000 वापस चले गए, तो आपकी जो इनकम हुई थी इंटरेस्ट ऑन एफडी वाली, वो भी तो 10,000 कम हो गई, वो भी तो कम हो गई। लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी एक चीज को रिकॉर्ड कर लिया है, अब इसको तो आप सुधार नहीं सकते।
आप क्या करोगे, आप एक अलग से एंट्री करोगे जो इसके इंपैक्ट को सुधारेगा। मतलब अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे क्योंकि ये इनकम थी जो 10,000 से कम हो गई, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट अब आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसको डेबिट करेंगे। कितनी कम हो गई, 10,000 रुपए। और साथ ही साथ बैंक से भी आपके 10,000 रुपये वापस चले गए, तो मेरी बैंक का भी बैलेंस कम हो गया। बैंक मेरे लिए एक एसेट है। व्हेन एसेट डिक्रीजेस आप उसको क्रेडिट करते हो, तो आपने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से एंट्री कर दी। ये आपकी क्या थी, ये आपकी थी रॉन्ग एंट्री। ये आपकी क्या हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री। अब नोटिस कीजिए, यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट है 60,000, यहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट है 10,000, तो 60,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, नेट इंपैक्ट क्या आया, नेट इंपैक्ट आ गया 50,000 रुपए का। यहां पर आपकी इनकम दिखा रही थी 60,000 रुपए की, लेकिन यहां पर आपकी इनकम रिवर्सल हो गई 10,000 से, तो नेट इनकम कितनी बनी आपकी, 50,000 की। समझ में आपको? और कुछ डाउट है तो बताइए, क्या आपको इसमें कुछ डाउट है?